उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 2 साल ये मामले कोर्ट में चले, उसके बाद जाकर के ये भर्ती कंप्लीट हुई। उसके बाद से आरक्षण विवादित मामला लगातार हाईकोर्ट में चलता रहा और अब रिविजिट करने के आदेश दे दिए गए हैं। उसी के बीच में जो बीएड चयनित अभ्यर्थी हैं उनके ब्रिज कोर्स का मामला हाईकोर्ट पहुंचा और जो चौथी लिस्ट राज्य सरकार ने जारी की थी उसे हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। अब 11 अगस्त के फैसले के बाद से फिर से मामला 69,000 की शिक्षक भर्ती से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है, जो कि 5 जनवरी 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बार सुनवाई हुई थी, जिसमें सभी रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू किया गया श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका में। अगर इस सुनवाई को आपने देखा होगा तो उसमें 2 चीज़ें प्रमुख तौर पर निकल करके सामने आई। जहां शिक्षा मित्र के वकीलों का यह कहना है कि जो श्री राम शरण मौर्य वाला केस निस्तारित हुआ है वह क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मैटर था, उसमें बीएड की एलिजिबिलिटी चैलेंज ही नहीं थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी 2024 को बीएड की तरफ से उपस्थित वकीलों का यह कहना है कि ये जो एलिजिबिलिटी का मैटर है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में श्री राम शरण मौर्य वाले केस में डिसाइड कर दिया है। तो अब एक ही समय में दोनों परिस्थितियां तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक वकील ये कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी चैलेंज नहीं था और वो मामला निस्तारित नहीं हुआ है, वहीं बीएड की तरफ से ये कहना है कि एलिजिबिलिटी मैटर चैलेंज था और वो सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है। इन सबके बाद से सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से उलझ गई कि दोनों वकील एक दूसरे के उलट क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने ये कहा कि हम इस बात का एग्जामिन करेंगे कि श्री राम शरण मौर्य वाले केस में क्या बीएड की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी, क्या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ है अथवा नहीं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम शरण मौर्य केस को एग्जामिन करने के लिए बोला है, यानी अगली हियरिंग पर जब स्टेट गवर्नमेंट, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनसीटी और यूनियन मिनिस्ट्री जब उपस्थित होंगी अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि उनको आंसर काउंटर फाइल करने के लिए नोटिस इशू किया गया है, तो वो जब उपस्थित होंगी तो श्री राम शरण मौर्य वाले केस का अहम तौर पर वहां पर चर्चा होगा। श्री राम शरण मौर्य वाला केस आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें बीएड की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी अथवा नहीं। तो यहाँ पर जब आप 37वें नंबर पैराग्राफ पर जाएंगे तो यहाँ पर बीएड के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना होगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इस पूरे मामले में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या तो आप बीएड हो सकते हैं या तो डीएलएड हो सकते हैं, तो आपको ये एक तरफा वीडियो लगेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर के ये वीडियो देखेंगे तभी आपको इस वीडियो का मकसद समझ में आएगा कि ये वीडियो क्या डिलीवर करना चाहता है। ये वीडियो सिर्फ इस वजह से है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जामिन करने के लिए बोला है, क्या वो एग्जामिन करने के दौरान ये पाएंगे कि बीएड अभ्यर्थी की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी अथवा नहीं। क्या श्री कपिल सिब्बल जी जो बोल रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज नहीं थी वो सही बोल रहे हैं, या फिर जो बीएड की तरफ से एडवोकेट उपस्थित हुए थे जिन्होंने ये कहा कि ये मामला ऑलरेडी 2020 में निस्तारित हो चुका है वो सही बोल रहे हैं। तो ये श्री राम शरण मौर्य वाले केस से ही आपको स्पष्ट हो पाएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और डायरेक्टली हम लोग चलते हैं 37वें नंबर पैराग्राफ पर, जहां से बीएड की एलिजिबिलिटी के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट लिखा है। आप स्क्रीन पर देखिए, 37वें नंबर पैराग्राफ में हम लोग आ चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है 2020 का ये मैटर है, 2020 में ये निस्तारित हुआ था। वी मस्ट नाउ कंसीडर द इशू ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ बीएड कैंडिडेट इन द प्रेजेंट सिलेक्शन, यानी कि अब हमें बीएड की एलिजिबिलिटी के बारे में विचार करना चाहिए इस प्रेजेंट सिलेक्शन, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। यहाँ पर 1 दिसंबर 2018 को राज्य सरकार के द्वारा एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जाता है, शासनादेश निकाला जाता है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, जिसके पैराग्राफ 4(2) में बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था। यहां पर आप देख सकते हैं ये ATRE 2019 की बात की जा रही है, यानी कि जो NCT की गाइडलाइंस के अंतर्गत ये भर्ती हो रही थी, उसी के बारे में यहां पर पहले पैराग्राफ में जिक्र किया गया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, बट वी डू नॉट प्रपोज टू रिलाई ओनली ऑन this aspect and proceed to consider whether the candidate holding BEd degree are entitled in law to be considered eligible in present selection process। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमें सिर्फ इस गवर्नमेंट ऑर्डर पर रिलाई नहीं करना है या फिर जो एनसीटी की गाइडलाइन है उस पर रिलाई नहीं करना है, हमें ये देखना है कि क्या लॉ के अकॉर्डिंग बीएड अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होने चाहिए अथवा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है 2020 में। आगे पढ़िए 38वें नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट है 1993 एनसीटी का, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। और इसके चैप्टर 2 में जो
सेक्शन 12 है उसमें यहाँ पर ये जिक्र किया गया है, जो कि एनसीटी एक्ट है उसमें ये जिक्र किया गया 12A में अगर आप देखेंगे कि जो फंक्शन ऑफ काउंसिल है वो कैसे करेंगे, तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो समय समय पर तय करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इट में थिंक फिट फॉर द इंश्योरिंग प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड फॉर द determination and maintenance of standard of teacher education and for purpose of performing its function under this act। यानी कि एनसीटी समय समय पर इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी डी वाले पॉइंट को देखिए, ले डाउन गाइडलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन स्कूल और इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने का अधिकार है आर्टिकल 12A के अंतर्गत एनसीटी के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई कोर्ट डिसीजन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रेफरेंस लिया है, जिसके बारे में 62वें और 63वें पैराग्राफ में यहाँ पर उन्होंने अवगत कराया है। अब इसके बाद से 38.2 वाला जो पैराग्राफ है इसमें जो उपेंद्र राय वर्सेस बेसिक एजुकेशन बोर्ड यूपी वाला जो मैटर था उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना खुद का नियमावली है उसमें भी एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करने, और वो बाध्यकारी भी है क्योंकि एनसीटी ही रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती या फिर जो भी टीचर रिक्रूटमेंट जैसे प्रक्रियाएं चलती हैं उसके लिए रेगुलेशन का काम करती है। इसके बाद से अगले पैराग्राफ में यहाँ पर जो एनसीटी एक्ट है उसमें 2011 में अमेंडमेंट किया गया था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बातें कही हैं, और 12A को जोड़ दिया गया, पावर ऑफ काउंसिल टू डिटरमाइन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल टीचर। 12A को बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन के संदर्भ में यहाँ पर प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी एक्ट के सेक्शन 32 का जिक्र किया है जिसमें ये बातें मेंशन की गई है कि जो एनसीटी है वो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है मिनिमम एलिजिबिलिटी के संदर्भ में, जो कि इंपावर किया गया है 12A के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद से 38.4 वाले पैराग्राफ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रही है कि एनसीटी के पास इस प्रकार की पावर है कि वह मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर सकती है और जो स्टैंडर्ड है क्वालिफिकेशन का उसको बनाए रखने के लिए और एक तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। इसके बाद से एनसीटी एक्ट में 2009 में जब आरटी एक्ट आया उसके बाद से एक और बदलाव किया गया और इसमें सेक्शन 23 में फर्स्ट और सेकंड क्लॉज को जोड़ा गया, जिसमें पहला क्लॉज ये कहता है, देखिए जो सेक्शन है 23 का उसमें पहला क्लॉज ये जोड़ा गया कि क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स। यहाँ पर ये जोड़ा गया कि एनी पर्सन possessing such minimum qualification as laid down by the academic authority कौन है, NCT, authorized by central government by notification shall be eligible for appointment as teacher। यानी कि जब आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ उसमें ये बातें मेंशन की गई कि केंद्र सरकार जिस भी संस्था को, जिस भी एकेडमिक अथॉरिटी को इंपावर करेगी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने के संदर्भ में उनके द्वारा यानी कि एनसीटी के द्वारा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय किया जाएगा, जो कि 12A के अंतर्गत गजट नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है, वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करेंगे वह प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र होगा। ये सेक्शन 23 में मेंशन किया गया है। इसके बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 31 मार्च 2010 का नोटिफिकेशन था, ठीक है, जो कि सेक्शन 23 में मेंशन किया गया और ये वही नोटिफिकेशन है। आरटी एक्ट की बात की जा रही है, क्यों? क्योंकि आरटी एक्ट 2009 संसद से पारित हुआ था, ठीक है, और पूरे देश भर में प्रभावी हुआ 2010 में 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से प्रभावी होने के बाद से एनसीटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करिए। और इसके संबंध में पहली बार 23 अगस्त 2010 को एनसीटी ने पहला नोटिफिकेशन निकाला, गजट नोटिफिकेशन निकाला कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में, ठीक है। और उसी की बात यहां पर की जा रही है कि देखिए बाय नोटिफिकेशन डेट 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2010 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला था कि जो आरटी एक्ट है वो 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा, और उसके बाद से एनसीटी को जिम्मेदारी दे दी गई थी उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने के संदर्भ में, जो कि अगस्त 2010 में जाकर के गजट नोटिफिकेशन के तौर पर बाहर आया था। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए
एनसीटी जो एकेडमिक अथॉरिटी है लोअर डाउन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद से 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें जो 31 मार्च 2010 का सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है, जिसके अंतर्गत 23(1) के अंतर्गत इंपावर किया गया किसको, एनसीटी को। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन है वो 12(a) के अंतर्गत उन्होंने जारी किया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ठीक है, आगे देखिए, गोइंग बाय द पार्लियामेंट इंटेंट in empowering NCT under provision of NCT Act as specified authorization in favor of NCT under notification 31/3/2010 the authority of NCT is beyond any doubt। आगे देखिए, इट इज फॉर दिस रीजन दैट जियो डेटेड 1/12/2018 यानी कि जो सुपर टेट की नोटिफिकेशन थी 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, क्लियरली स्टेटेड दैट द कैंडिडेट पोजेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन इशूड बाय द एनसीटी इंक्लूडिंग वन डेट 28 जून 2018 वार इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन ATRE 2019। यानी कि जो जियो था उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं यानी बीएड कैंडिडेट, वह भी ATRE यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये करिए, द एलिजिबिलिटी एंड इंटाइटलमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट इन लॉ दस बीइंग बियॉन्ड एनी डाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन to be considered is whether without making appropriate consequential amendment to 1981 rule before ATRE 2019 was held, the candidate possessing BEd qualification could be allowed to take part in ATRE 2019। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, चूंकि देखिए बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी तो चैलेंज थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बाकायदा अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है। अब आगे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से चैलेंज थी। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय जो अध्यापक सेवा नियमावली है 1981, क्योंकि किसी भी राज्य में जो शिक्षक भर्ती होती है वहाँ की नियमावली के अंतर्गत होती है, वो सर्विस रूल बुक होता है जिसमें सभी नियमों का प्रावधान किया गया रहता है। राज्य सरकार ने बिना सर्विस रूल में बदलाव किए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया था कि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल होंगे, यानी बीएड कैंडिडेट को पात्र कर दिया था। लेकिन उसी नोटिफिकेशन में ये भी बातें मेंशन की गई थी कि ये जो भर्ती हो रही है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत हो रही है, और 1981 में उन्होंने तब तक नोटिफिकेशन में चैलेंज नहीं मतलब बदलाव नहीं किया था, अमेंडमेंट नहीं किया था, यानी बीएड को शामिल नहीं किया था। ये बीएड को शामिल करते हैं परीक्षा होने के बाद। इसके बाद से जो शिक्षा मित्र हैं और बीटीसी वाले कैंडिडेट हैं वह इस नियमावली में 23वां संशोधन जिसके अंतर्गत बीएड को शामिल किया गया और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को वैलिड करार दिया गया 1981 वाले आपका जो नियमावली था, तो इसको चैलेंज किया कि आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया भर्ती के लिए, परीक्षा करा ली, उसके बाद अध्यापक सेवा नियमावली में आप बदलाव कर रहे हैं। इसकी बात को लेकर के एग्जामिन कर रही है सुप्रीम कोर्ट इस 42वें नंबर पैराग्राफ में कि अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि क्या अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में बिना अमेंडमेंट किए ATRE में कैंडिडेट को शामिल किया जा सकता है, जिस पर उन्होंने कुछ केसेज का जिक्र किया है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस केसेज में उन्होंने ये बताया है कि जब कोई नोटिफिकेशन बाइंडिंग नेचर का होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो वह उसे रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर सकती है, क्योंकि परीक्षा के बाद इन्होंने उसमें संशोधन किया। ध्यान से समझिएगा, परीक्षा के बाद उन्होंने बीएड को शामिल करने वाला संशोधन किया, अमेंडमेंट किया 1981 वाले अध्यापक सेवा नियमावली में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जब 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था तो वो बाइंडिंग नेचर का है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। भले ही उन्होंने अपने अध्यापक सेवा नियमावली में इसका बदलाव नहीं किया, लेकिन वो बाइंडिंग नेचर का था। इस वजह से इसको रेट्रोस्पेक्टिव से लागू करने के लिए राज्य सरकार कहीं ना कहीं बाध्य थी। उसी के बारे में यहां पर सब कुछ बातें जिक्र की गई हैं। देखिए, यहां पर वही सब बातें जिक्र की गई हैं। देखिए, यहाँ पर उसी सब का जिक्र करते हुए यहाँ पर 23वें अमेंडमेंट का जिक्र किया गया है और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना गया है। वही सब बातें यहाँ पर जिक्र की गई हैं। 46वें नंबर पैराग्राफ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इन द सर्कमस्टेंसेज, यानी इन परिस्थितियों में वी अप्रूव द कंक्लूजन drawn by the High Court with regard to this issue and hold that the BEd candidate were rightly allowed to participate in the instant selection process। यानी कि ये मामला चूंकि पहले सिंगल बेंच में गया था, उसके बाद डबल बेंच में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो जो डबल बेंच ने जो फैसला दिया है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाते हुए ये कहती है कि हाई कोर्ट ने राइटली अलाउड किया था बीएड कैंडिडेट को। वो बाइंडिंग नेचर का था 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन, और भले ही इन्होंने अपने अध्यापक सेवा नियमावली में बाद में
जाकर के संशोधन किया, लेकिन वो बाइंडिंग नेचर का था। इस वजह से अपने नोटिफिकेशन जियो में इन्होंने 28 जून 2018 का जिक्र किया था। इस वजह से ये पूरी तरीके से पात्र होंगे और हाईकोर्ट ने इनको सही तरीके से अलाउ किया था। चलिए अब आते हैं श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका पर। आपको ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से वकील कह रहे हैं कि ये मामला 2020 में ही निस्तारित हो गया है, और शिक्षा मित्र की तरफ से वकील कह रहे हैं कि ये मामला अभी निस्तारित नहीं हुआ है, बल्कि उसमें बीएड की एलिजिबिलिटी चैलेंज ही नहीं थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो श्री राम शरण मौर्य वाला केस है, मैंने पूरा आपको दिखाया। इसमें बीएड की एलिजिबिलिटी चैलेंज तो थी, लेकिन 28 जून 2018 की कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी, इस प्रकार से ये चैलेंज नहीं थी। बल्कि जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है, उसमें बीएड की एलिजिबिलिटी को बाद में शामिल किया गया, बाद में अमेंडमेंट किया गया, इस हिसाब से इसको चैलेंज किया गया था। देखिए, दो प्रकार से चैलेंज होता है। इससे पहले जब अन्य राज्यों में शिक्षक भर्ती हो रही थी प्राथमिक में, तो उसमें जब मामले हाईकोर्ट में जाते थे तो वहाँ ये बोला जाता था कि हमारे यहाँ डीएलएड की कैंडिडेट्स की संख्या पर्याप्त है, इस वजह से बीएड को शामिल ना किया जाए। पहली बार राजस्थान के कैंडिडेट ने माननीय जोधपुर को हाईकोर्ट का जब दरवाजा खटखटाया, तो उसमें इन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि एनसीटी जिन शक्तियों का प्रयोग करते हुए गजट नोटिफिकेशन निकाली हुई है, या फिर राज्य केंद्र सरकार जिस पावर का प्रयोग करते हुए उन्होंने पत्र लिखा, और केवल केवीएस पीआरटी के चेयरमैन के द्वारा एक पत्र के आधार पर यह गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, बिना किसी एक्सपर्ट कमेटी का सलाह लिए हुए, ये सभी कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी। देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस बात का एग्जामिन नहीं कर रहा था श्री राम शरण मौर्य वाले केस में कि क्या एनसीटी ने अपनी शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग किया है अथवा नहीं। एनसीटी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, वो उनकी शक्तियों उनके अधिकार क्षेत्र में था, सिर्फ इस बात का एग्जामिन कर रही थी श्री राम शरण मौर्य वाले केस में। लेकिन जोधपुर हाईकोर्ट ने इस बात का एग्जामिन किया कि अपनी शक्तियों का कहीं गलत तरीके से तो प्रयोग नहीं किया। इसमें उन्होंने ये पाया कि एनसीटी ने अपने शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग किया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो समय समय पर सुझाव दे सकती है एनसीटी को, लेकिन एनसीटी एज इट इज उसको लागू नहीं करेगी। एनसीटी एक्ट 1993 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि पहले उसे एक्सपर्ट कमेटी बनानी होगी, उसके अप्रूवल के बाद से सभी राज्यों से सलाह मशवरा करना होगा, जो कि नहीं किया गया इस वाले केस में 28 जून 2018 वाले गजट नोटिफिकेशन में। सुप्रीम कोर्ट जब 2020 में श्री राम शरण मौर्य वाले को निस्तारित कर रही थी, तो वह इस बात का एग्जामिन नहीं कर रही थी कि क्या एनसीटी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग तो नहीं कर रहा है, बल्कि वह सिर्फ इस बात का एग्जामिन कर रही थी कि क्या इस प्रकार का गजट नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार है एनसीटी के पास, क्या अमेंडमेंट जो कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में परीक्षा के बाद किया गया, क्या वो वैलिड था। इन सभी बातों का एग्जामिन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि चूंकि गजट नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार है एनसीटी के पास, लेकिन वो गजट नोटिफिकेशन निकालने से पहले क्या कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था श्री राम शरण मौर्य वाले केस में, क्योंकि वह उस तरीके से चैलेंज ही नहीं था। उस तरीके से चैलेंज पहली बार जोधपुर हाईकोर्ट में राजस्थान के कैंडिडेट ने किया गया। तो यहां पर देखिए, दोनों जो एडवोकेट हैं, दोनों एडवोकेट अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उनका तो बिल्कुल सही बात है कि उनकी एलिजिबिलिटी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है कि वह पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, राइटली अलाउड किए गए हैं। लेकिन जो श्री कपिल सिब्बल जी जो शिक्षा मित्रों की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया। उनका कहने का मतलब ये था कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया, जो कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो कानून बनाने की प्रक्रिया वाले मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। तो दोनों वकील अपनी जगह पर सही हैं। अब वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं, ये आगे भविष्य में तय होने जा रहा है। कुल मिलाकर के अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है। देखिए, यहां पर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो निश्चित तौर पर 11 अगस्त का फैसला प्रभावी है। लेकिन जब यह मामला 2020 में चल रहा था, आपको यह बात नहीं भूलनी है कि यह मामला 2020 में चल रहा था और 2020 के जजमेंट के आधार पर हुआ था। अब 2020 का मामला 2023 में आकर के किस प्रकार से नया डिसीजन के बाद से उसका पुराने आदेश में जाकर के किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, यह सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। हालांकि इस प्रकार के कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जा चुके हैं, जो कि एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होने की संभावनाएं कम रहती हैं, क्योंकि उस समय तक आपको यह भी नहीं भूलना है कि वो जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था वो लीगल पोजीशन में था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के जजमेंट में ही ये बात मेंशन की है कि जब तक कोई हाईकोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जब तक उस नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए रद्द नहीं कर देती, तब तक उसका लीगल पोजीशन बना रहता है। यानी वह प्रभावी था, और उस प्रभावी होने के साथ बीएड को अलाउ किया गया था, तो वह उस समय के हिसाब से पूरी तरीके से एलिजिबल थे। अब आज से 10 साल बाद
मान लीजिए डीएलएड कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी पर कोई सवाल उत्पन्न हो जाता है, तो इन 10 सालों में जो डीएलएड कैंडिडेट चयनित हो जाएंगे, क्या उनको भविष्य में निकाल दिया जाएगा? नहीं निकाला जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये सभी चीज़ें। अब एक सवाल ये भी आता है कि जो 14,548 वाला मैटर है लखनऊ वाले में, उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी। अब वहाँ पर एलिजिबिलिटी किस प्रकार से चैलेंज थी, ये चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी। और कहीं ना कहीं जब ये मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में उन चीज़ों को क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, या फिर उस मैटर को क्यों नहीं बताया गया कि एक हमारा मामला उस समय पेंडिंग है। तो ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि जब आपका मामला 2019 से हाई कोर्ट में पेंडिंग था, तो ये मामले को आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं अवगत कराया, या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जब आप 2019 में चैलेंज कर रहे थे, तो वो सभी चीज़ों को आपने इस तरीके से क्यों नहीं रखा। तो ये सभी चीज़ों पर चर्चा विमर्श जरूर होगा जब ये मामला भविष्य में, जब सभी पक्षों को अपना एक तरीके से आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया, तो वो सभी बातें जब अपना आंसर काउंटर फाइल करेंगे, तो यही सब बातों पर चर्चा होगा कि 14,548 वाला जो मैटर है, उसमें ऑलरेडी ये मामला पेंडिंग है लखनऊ में, उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी। तो क्या वो 2019 में उस तरीके से चैलेंज थी जो 2021 में श्री जोधपुर हाईकोर्ट वाले मामले में जिस प्रकार से बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज किया गया था। तो ये सभी चीज़ों को प्रूफ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि आप आज की परिप्रेक्ष्य में देख करके उसको 2019 में प्रूफ करना होगा आपको कि 2019 में हमने इस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज किया था। क्योंकि देखिए, बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर भी चैलेंज था श्री राम शरण मौर्य वाले केस में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में मेंशन किया है कि जो 23वां संशोधन था अध्यापक सेवा नियमावली में, वो क्या था, वो बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के था और उसको चैलेंज किया गया था। यानी बीएड की एलिजिबिलिटी तो चैलेंज हो गई थी, लेकिन 28 जून 2018 के कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी, इस हिसाब से तो चैलेंज नहीं था। अब ये जो 14,548 वाला मैटर है, उसमें क्या वह बीएड की एलिजिबिलिटी उस तरीके से चैलेंज किए थे, ये चीजें डिसाइड होंगी। साथ ही साथ 881 वाला मैटर है जो कि सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ है, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त वाले फैसले के आलोक में फैसले को लागू करने के लिए पारित किया है। तो वो सभी चीज़ें आपको ऐसे समझना है कि देखिए, वो मामला ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक से ज़्यादा केसेस पर एक साथ हियरिंग कर रहा है, जैसे कि सभी राज्यों के मैटर को वो एक साथ टैग कर दी थी जब ये मामला देवेश शर्मा वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो वहाँ पर इस बात का एग्जामिन नहीं हो रहा था कि क्या 69,000 की शिक्षक भर्ती में क्या परिस्थितियाँ हैं, अन्य राज्यों की भर्तियों में क्या परिस्थितियाँ हैं। जब मैटर सिमिलर होता है तो सुप्रीम कोर्ट सभी मैटर पर एक टाइप के डिसीजन दे देती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 69,000 से उन्होंने बीएड को बाहर करने का आदेश दे दिया है। अगर ऐसा होता 881 वाले मैटर में, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात का एग्जामिन ही नहीं करती, वो तो सीधे बाहर करने का आदेश दे देती, क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी डिसाइड है। वो चीजें जब एक राज्य का मैटर, जैसे राजस्थान से ये मैटर गया था, उसके बाद से अन्य राज्यों के मैटर इसमें टैग होते चले गए। उत्तर प्रदेश का भी मैटर 881 वाला मैटर था, तो वो भी उसमें टैग हो गया। तो वो सभी चीजें आपको ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस समय उस शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में एग्जामिन नहीं कर रही थी, बल्कि सिमिलर मैटर में वो चैलेंज किया गया था, इस वजह से वो आदेश पारित की। इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर प्रदेश में भी अब आने वाली भर्ती में बीएड अभ्यर्थी बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। 881 वाले मैटर से ये क्लियर हुआ, और अभी हाल ही में जो श्री श्याम बाबू वाला मैटर था, उससे भी ये मैटर क्लियर हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 881 वाले मैटर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 69,000 से शिक्षक भर्ती से सीधे तौर पर बीएड को बाहर कर दिया जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये समझ में जरूर आना चाहिए कि हाल ही में जो पटना हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया है, जो 2 साल से सर्विस में थे कैंडिडेट, वो कैसे बाहर हो गए, क्योंकि उसमें भी 137 वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में निस्तारित हुआ है, जो कि 881 वाले मैटर और देवेश शर्मा वाले मैटर से टैग था। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये मैटर उस 137 वाले मैटर से डिसाइड नहीं हुआ है। वो मैटर जरूर चैलेंज था छठे वाले से, लेकिन ये मैटर डिसाइड हुआ है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट में मामला ऑलरेडी पेंडिंग था, और हाईकोर्ट ने अपनी भर्ती, जो छठे चरण की भर्ती थी, उसको अपने फैसले के अधीन कर लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एपेक्स कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रही थी, और एपेक्स कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया, तो वो जो आर्टिकल 141 है, जिसके अंतर्गत ये बातें हैं कि हाईकोर्ट बाउंड होगी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, उसी आर्टिकल का हवाला देते हुए उन्होंने बीएड को छठे चरण से बाहर किया है। यानी कि ये फैसला हाईकोर्ट में ऑलरेडी मामला सब्जेक्ट टू आउटकम था, उसके अंतर्गत आया हुआ है, और हाईकोर्ट ने बाहर किया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है छठे चरण से। तो ये मामले को आपको समझना होगा। अब उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है, वो हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। 69,000 की शिक्षक भर्ती, तो 69,000 की शिक्षक भर्ती और बिहार की शिक्षक भर्ती को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मैटर अलग है। अगर आप पटना हाईकोर्ट का डिसीजन पढ़ेंगे तो उसमें यही बातें तो मेंशन की गई हैं कि श्री राम शरण मौर्य वाला जो केस था वो अलग बैकग्राउंड में था, और
जो पटना वाला मैटर था वो अलग बैकग्राउंड में था। तो यहाँ पर चीज़ें अलग थी। पटना हाईकोर्ट में जब मैटर गया था, तो जब आपको ज्ञात होगा, जब 2021 में फैसला आ गया था जोधपुर हाईकोर्ट का, उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया और वो भर्ती उस समय कंप्लीट नहीं हुई थी, बल्कि वो भर्ती चल रही थी। और चलते हुए उन्होंने पटना हाईकोर्ट ने उस भर्ती को अपने फैसले के अधीन कर लिया था, यानी उसमें फैसला आया नहीं था। अब आप कहेंगे कि 14,548 में भी फैसला नहीं आया था, लेकिन उसमें वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, ये आपको समझना होगा। तो ये सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी और आने वाले समय में 69,000 की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की भविष्य तय होगा। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।